हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम शुरू करेंगे पेट से। लास्ट सेशन में हमने ख़त्म किया था, पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में पढ़ा था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में हमने पढ़ा था कि पॉलिस्टर, ये एक्रिलिक भी एक तरह का एक मतलब कि प्रचलित पॉलिस्टर है, और एक्रिलिक पॉलिस्टर को हम पॉलिस्टर से हम पतले धागे बना सकते हैं और इन धागों को हम दूसरे धागों की तरह हम बुन सकते हैं। तो ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ रहे हैं पेट के बारे में। पेट का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। ये भी एक तरह का पॉलिस्टर होता है, काफ़ी सामान्य पॉलिस्टर है, हर घर में आपको मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। My mother always buys pet bottles and pet jars for storing rice and sugar. I wonder what pet is. मेरी माँ हमेशा पेट बॉटल्स और पेट जार्स थोड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, बड़े बड़े ढक्कन होते हैं जार्स के। तो मेरी माँ चावल और चीनी को रखने के लिए पेट बॉटल्स और पेट जार्स का इस्तेमाल करती है। हमेशा यही खरीदती है, पेट बॉटल्स और पेट जार्स ही खरीदती है। मैं सोचती हूँ कि पेट है क्या। पेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये काफ़ी सामान्य पॉलिस्टर है, आपको लगभग हर फैमिली में पेट से बना हुआ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। पेट से बना हुआ या तो पानी पीने का बॉटल मिल जाएगा, किचन में मसाला रखने के लिए, चीनी रखने के लिए, चावल रखने के लिए, आटा रखने के लिए, गुड़ रखने के लिए, पचफोरन रखने के लिए, और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि किचन में रखने के लिए वो मिल जाता है। और ये काफ़ी सुंदर दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डिफरेंट कलर्स में होता है, कलरफुल होता है। तो ये आपको हर फैमिली में दिख जाएगा, इसीलिए कहा गया है वेरी फैमिलियर। कहने का मतलब है ये काफ़ी सामान्य है पेट पॉलिस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। पेट पॉलिस्टर से हम बहुत सारी हमारे काम में आने वाली चीज़ों को हम बनाते हैं, जैसे बॉटल्स हो गया, बोतल बनाते हैं, यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन हम बनाते हैं, फिल्म्स आपको यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को पैक करने के लिए, उसको ढकने के लिए मजबूती से, ये आपको रोलिंग में आता है। वायर्स, तार बनाते हैं, और भी बहुत सारे काम की चीज़ें, एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी काम की चीज़ें हम पेट पॉलिस्टर से बनाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आप अपने आसपास चीज़ों को देखिए और लिस्ट बनाइए पॉलिस्टर से बनी हुई चीज़ों का। पॉलिस्टर इन ब्रैकेट पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है पोली प्लस ईस्टर। पोली का मतलब होता है मेनी और ईस्टर केमिकल है। तो ईस्टर के ढेर सारे यूनिट्स को मिला करके पॉलिस्टर बनता है। यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट्स का मतलब है कि बार बार ईस्टर को ही रिपीट किया जाता है पॉलिस्टर को बनाने के लिए। ईस्टर के यूनिट्स को ही रिपीट कर करके लगाया जाता है एक बड़े पॉलिस्टर के यूनिट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ रिपीटिंग यूनिट्स का यूज़ किया गया है। ईस्टर के अलावा कोई और दूसरा केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल ईस्टर से ही बनता है पॉलिस्टर। ईस्टर्स वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल को हम हिंदी में रसायन कहते हैं, तो ईस्टर्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि फलों को उनका गंध प्रदान करते हैं। Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool.
अब यहाँ पे क्या लिखा है आपको कि बाज़ार में, मार्केट में आप कपड़े लेने जाते होंगे तो वहाँ पे आप सुनते होंगे कई नाम, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, इन नामों से कई कपड़े बिकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ये दो तरह के धागों से मिलके बने हैं, दो तरह के फाइबर्स से मिलके बने हैं। फाइबर का मतलब धागा होता है एक तरह से, आप आसानी से समझने के लिए समझ लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि पॉलीकॉट है, तो पॉली और कॉट, इसमें दो वर्ड है, तो पॉली मीन्स पॉलिस्टर और कॉट मीन्स कॉटन। तो ये जो पॉलीकॉट जो कपड़ा है ये पॉलिस्टर और कॉटन से मिलके बना है, पॉलिस्टर और सूती से मिलके बना है, पॉलिस्टर का धागा और सूती का धागा। अब पॉलीवूल, पॉलिस्टर का धागा और ऊन का धागा, इन दोनों धागों को मिला करके पॉलीवूल का कपड़ा बना है। तो यहाँ पे ये है, we wear sweaters and use shawls or blankets in we wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. हम लोग जाड़े के मौसम में अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स का यूज़ करते हैं, कंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ऐसे क्या समझते हैं कि ये जाड़े में जो हम लोग पहनने वाली चीज़ें हैं वो ऊन से बनी हुई है, और ऊन का मतलब है नेचुरल सोर्स से, मतलब प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त धागों से जो स्वेटर बनता है। तो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि ये असली ऊन से बना होता है, लेकिन ये असली ऊन से बना, उसमें से कई ऐसे कपड़े होते हैं जो कि असली ऊन से बने नहीं होते हैं। बाज़ार में हमें काफ़ी सस्ता मिलता है, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर ये इतना सस्ता क्यों मिलता है, कि इतना कैसे सस्ता है, इतना सुंदर दिख रहा है और इतना सस्ता मिल रहा है। तो एक्चुअली वो नेचुरल ऊन से बने नहीं होते हैं। नेचुरल ऊन कहने का मतलब है कि प्लांट्स या एनिमल से, प्लांट एनिमल सोर्स से प्राप्त हुआ धागा से बना हुआ वो कपड़ा नहीं होता है। वो एक्चुअली में बना होता है, एक मैन मेड फाइबर होता है, उसको हम एक्रिलिक बोलते हैं, और ये उसी से बने होते हैं। The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. जो ऊन हमें प्राकृतिक सोर्सेस से प्राप्त होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन जो कपड़े एक्रिलिक से बने होते हैं वो इनकी तुलना में, नेचुरल वूल की तुलना में ये सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स। ये काफ़ी अलग अलग कलर्स में भी ये एक्रिलिक से बने हुए कपड़े अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर्स में ये मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। ये बहुत काम की चीज़ है। सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर होता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है और सस्ता होता है। अफोर्डेबल का मतलब कि कम पैसे में आप खरीद सकते हैं, गरीब आदमी भी खरीद सकता है, बहुत महंगा नहीं होता है, और जिसके कारण ये सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर होता है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. What did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers.
You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the clothes catch fire, it can be disastrous. The fabric melts and sticks to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी परफॉर्म किया है। उस एक्टिविटी में आपने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों को जला के आपने प्रयोग किया है। कुछ पाया आपने क्या पाया? सिंथेटिक फाइबर को जलाने के बाद आपने पाया होगा कि उसका जो सिंथेटिक फाइबर का जो बिहेवियर है, सिंथेटिक फाइबर का जो बर्ताव है, वो नेचुरल फाइबर की तुलना में वो बिल्कुल अलग है। आपने नोटिस किया होगा कि सिंथेटिक फाइबर को जलाने के बाद सिंथेटिक फाइबर पिघल जाता है। ये एक्चुअली इसका सिंथेटिक फाइबर का एक बहुत बड़ा अवगुण है। क्यों? कि कपड़े में जल्दी से आग लग जाता है। अगर कपड़े में आग लग गया तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि जो आदमी वो कपड़ा पहना हुआ है, आग लग गया है तो कपड़ा जल के पिघल जाता है, क्योंकि इसका ये गुण होता है सिंथेटिक फाइबर का कि वो जलने के बाद मेल्ट होता है। तो अगर कहीं एक्सीडेंटली कोई आदमी सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा पहनता है, पॉलिस्टर का कपड़ा पहनता है, तो क्या अगर आग लग जाता है तो होता क्या है कि वो ज़्यादा चांसेस है उसके मरने का, क्योंकि वो कपड़ा गल के उसी के बॉडी में चिपक जाता है। इसीलिए हम लोगों को किचन में या फिर लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में काम करते समय सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ओह, I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen. पहली बोल रही है कि ओ, अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ किचन में काम करते समय पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती है। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. जितने भी मैन मेड फाइबर्स होते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो कई प्रक्रियाओं से गुजर के तैयार होते हैं। अब इन प्रक्रियाओं में, इन प्रोसेसेस में जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो पेट्रोलियम ओरिजिन मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या गुण हैं? इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। आप सोचिए कि बरसात का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? आप किस तरह का छाता आप लेना पसंद करेंगे और क्यों? सिंथेटिक फाइबर्स पोजेजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ खास गुण हैं जो कि वो प्रख्यात हैं काफ़ी ड्रेस मटेरियल्स बनाने में, मतलब अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाने में, इसलिए वो काफ़ी प्रचलित हैं। क्यों? कि उनमें कुछ खास गुण हैं। अब वो गुण क्या है हम देखेंगे। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। अब देखिए, अब इनमें जो खास गुण हैं सिंथेटिक फाइबर्स में या फिर सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़ों में, वो क्या है कि ये जल्दी सूख जाते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं,
सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सस्ते होते हैं इसीलिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बाज़ार में महंगी चीज़ें आपको कम दुकान में मिलती हैं, क्योंकि महंगी चीज़ें लोग कम खरीदते हैं। इनको मेंटेन करना आसान होता है। मेंटेन करने से आप क्या समझते हैं? समझिए कि जैसे कि हम कपड़ों को घर में, जैसे कि जाड़े के मौसम में जिन कपड़ों को हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर हम उनको ड्राई क्लीनिंग में देते हैं, या फिर नेचुरल वूल से बने हुए कपड़ों को हम ज़्यादातर ड्राई क्लीनिंग में देते हैं। क्यों? कि हम अगर खुद से उसको साफ़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर ड्राई क्लीनिंग में हम देते हैं तो उसका वो काफ़ी चार्जेस हमको पे करना पड़ता है। अगर हम घर में धोते तो उसके लिए पैसा कम लगता है। जैसे पॉलिस्टर का कपड़ा, उसके मेंटेनेंस में काफ़ी कम खर्चा है, क्योंकि हम उसको खुद ही से धो लेते हैं। उसमें पानी का भी कम खर्चा है, जल्दी सूख भी जाता है। इसीलिए ये कुछ खास गुण हैं। ये सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इजी टू मेंटेन। यही मेंटेन मतलब कि धुलाई का खर्चा इसका कम पड़ता है, मेहनत भी कम है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। आप नीचे एक एक्टिविटी कीजिए और फिर इससे सीखिए, पढ़िए, इससे समझिए। एक्टिविटी 3.2, टेक 2 cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. One of these should be from natural fiber, the other could be a synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. Take the pieces out of the containers after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in each container. ये काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी है। यहाँ आप 2 तरह का कपड़ा लीजिए जिनका साइज़ सेम होना चाहिए। साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ मीटर स्क्वायर, मतलब एक का आधे मीटर स्क्वायर के आप सेम साइज़ का 2 कपड़ा लेना है। उन 2 कपड़ों में आपको एक कपड़ा नेचुरल फाइबर से बना हुआ सेलेक्ट करना है और दूसरा पॉलिस्टर का कपड़ा आपको सेलेक्ट करना है। और ये चुनने के लिए आप अपने माता पिता से आप उनकी मदद ले सकते हैं। 2 मग पानी ले लीजिए, दोनों में बराबर बराबर से पानी डालिए। दोनों कपड़ों को, एक नेचुरल वाले कपड़े को एक मग में डालिए, सिंथेटिक वाले कपड़े को दूसरे मग में डालिए। 5 मिनट के बाद उन दोनों कपड़ों को निकाल करके आप धूप में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आप कंपेयर कीजिए कि दोनों में कितना पानी बचा है, दोनों मग में कितना पानी बचा है। डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस, आप ये सब चेक कीजिए इस एक्टिविटी से। डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस ऑब्लिक मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स, डू दे टेक लेस ऑब्लिक मोर टाइम टू ड्राई। अब 5 मिनट के लिए तो आपने उन दोनों कपड़ों को दोनों मग में रखा, तो निकालने के बाद आपने क्या पाया कि किसने पानी ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, किसने पानी ज़्यादा सोक किया है। तो आप पाएंगे कि जो नेचुरल फैब्रिक है वो उसने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया है, और वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने के चलते उसके मग में पानी कम हो गया होगा, और जो सिंथेटिक फाइबर वाला जो मग है उसमें पानी ज़्यादा होगा। धूप में जब आपने सुखाया होगा तो सिंथेटिक फाइबर जल्दी से सूख गया होगा और नेचुरल फाइबर लेट से सूखा होगा। सिंथेटिक फाइबर पानी कम लिया तो उसको सूखने में भी कम समय लगा। तो इस एक्टिविटी को करने के बाद आप यही पाएंगे। What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fabrics? अब इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्या गुण पता चलते हैं। तो आपको ये गुण पता चलता है कि ये पानी कम लेता है, ये पानी कम अगर सिंथेटिक फाइबर में, अगर सिंथेटिक कपड़ों को अगर आप धोएंगे तो उसमें पानी कम बर्बाद होगा, और उसके बाद कम समय में ये सूख भी जाता है। Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics.
कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। अब आप अपने माता पिता से सिंथेटिक फैब्रिक्स के बारे में आप कुछ चर्चा कीजिए, कुछ उनसे जानिए, इनकी मजबूती के बारे में, ये कितना टिकाऊ है, इसको ख़रीदने के लिए कितना पैसा लगता है, इसको मेंटेनेंस में, इसकी धुलाई में कितना खर्चा है, और इसका तुलना कीजिए कि नेचुरल फाइबर्स की तुलना में मतलब ये कितना मजबूत है, कितना महंगा है, मेंटेनेंस में नेचुरल फाइबर्स में ज़्यादा नेचुरल फैब्रिक्स में ज़्यादा खर्चा है या फिर आर्टिफिशियल फैब्रिक्स में ज़्यादा खर्चा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। ये प्लास्टिक्स, ये तो काफ़ी कॉमन वर्ड है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। प्लास्टिक का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, लगभग हर जगह आपको प्लास्टिक दिखेगा। और बहुत सारा चीज़ आप देखेंगे किचन में, जो कुकर का हैंडल है, कुर्सी, बोतल प्लास्टिक से बना हुआ आपको मिलेगा। तो हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स। प्लास्टिक आर्टिकल्स का मतलब प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आप बहुत से प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों को रोज़मर्रा के जीवन में आप देखते होंगे, आप उनका लिस्ट बनाइए और उनका क्या यूज़ है उसको लिखिए। Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पॉलीमर एक बड़ा यूनिट होता है। छोटे छोटे मोनोमर्स के यूनिट्स को मिला करके पॉलीमर बनता है, एक बड़ा पॉलीमर बनता है। तो सिंथेटिक फाइबर की तरह ही प्लास्टिक भी पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। अब ये पॉलीमर है, मोनोमर यूनिट से मिल के बना है, तो अब इनका कुछ अरेंजमेंट होगा। तो हर प्लास्टिक में ये जो मोनोमर्स का जो अरेंजमेंट है वो एक समान नहीं है। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। कुछ में तो लीनियर है और कुछ में क्रॉस लिंक्ड है। ये फिगर 3.6 में यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऊपर हो गया लीनियर, ये है लीनियर और ये है क्रॉस लिंक्ड। ये देखिए क्रॉस लिंक्ड। तो हर प्लास्टिक में जो मोनोमर का जो अरेंजमेंट होता है वो एक समान नहीं होता है। कुछ में लीनियर होता है, कुछ में क्रॉस लिंक्ड होता है। Plastic articles are available in all possible shapes and sizes as you can see in figure 3.7. प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं आपको लगभग हर शेप में, हर साइज में आपको मिल जाएगा। See in figure 3.7. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable, that is, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. प्लास्टिक का वेराइटी ऑफ यूजेस है, मतलब कि इसका हम ढेर सारा यूज़ में हम इसको लाते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में ये प्लास्टिक से बने हुए आर्टिकल्स हैं
और ये अलग अलग शेप और साइज़ में है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई सिलेंड्रिकल है। हाँ, इसमें कुछ कुछ पार्ट आपको रेक्टेंगुलर मिल जाएगा, तो हर शेप में कुछ ये सर्कुलर मिल जाएगा। तो हर शेप में और हर साइज़ में प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं अवेलेबल हैं। अब इसमें बता रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये हर शेप और हर साइज़ में अवेलेबल है। क्या आपने कभी सोचा है? तो इसके पीछे फैक्ट ये है कि जो प्लास्टिक होता है उसे आसानी से ढाला जा सकता है किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, कहने का मतलब उसको फिर से उसको नया बनाया जा सकता है। उसको पूरा डिफॉर्म करके, उसको पूरा एकदम केमिकल प्रोसेस से उसको ट्रीट करके उसको एकदम फिर से एकदम नया तैयार किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मान लिया कि आपने प्लास्टिक का कोई एक यूज़ किया, जैसे आप बाज़ार से कुछ उसमें सामान ले कर के आए और फिर उसको रीयूज़ किए। जब आप घर में किसी को आप दे रहे हैं सामान, तो आप उसी प्लास्टिक में भर के आप दूसरे को सामान दे दिए, मतलब कि आप उसी प्लास्टिक का रीयूज़ कर लिए। कलर्ड प्लास्टिक को अलग अलग रंग में, प्लास्टिक को अलग अलग रंग दिया जा सकता है। प्लास्टिक को पिघलाया जा सकता है। रोल्ड इनटू शीट्स, कहने का मतलब है कि शीट बना करके इसको रोलिंग किया जा सकता है। इसका तार बनाया जा सकता है। इसीलिए प्लास्टिक को हम बहुत सारे काम में वैरायटी ऑफ यूजेस, इसका बहुत सारा यूज़ है, बहुत सारे काम में हम प्लास्टिक को यूज़ में लाते हैं। अब उसके बाद है पॉलीथीन। पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक। ये प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है। जैसे हम पढ़ रहे थे पॉलिस्टर का अलग अलग एग्जाम्पल, पॉलिस्टर में एक्रिलिक है, एक्रिलिक और भी दूसरे हम लोग पॉलिस्टर के बारे में हम लोग पढ़े। पेट के बारे में हम लोग पढ़े। तो उसी तरह से प्लास्टिक्स में ये पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन कैसे कैसे बना है? पॉलीथीन दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस इथीन। ये एक उदाहरण है प्लास्टिक का। ये हम लोग पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। आप क्या कीजिए, खुद से एक प्लास्टिक को मोड़ने का प्रयास कीजिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट इजीली? क्या प्लास्टिक से बनी हुई सारी वस्तुओं को आप आसानी से मोड़ लेंगे, झुका लेंगे? यू विल ऑब्जर्व दैट some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. आप पाएंगे कि कुछ प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं आसानी से बेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ के ऊपर अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। When we add hot water to a plastic bottles, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. अगर आप प्लास्टिक के बोतल में आप पानी डालेंगे तो वो क्या होगा डिफॉर्म कर जाएगा, मतलब वो मुड़ उड़ जाएगा, वो चिपट विपट जाएगा। वो जो प्लास्टिक गर्म करने पे डिफॉर्म हो जाता है, वैसे मतलब मुड़ उड़ जाता है, चिमट जाता है, सिकुड़ जाता है। तो और जो आसानी से बेंड हो जाता है, जिसमें आसानी से जिसको हम मोड़ सकते हैं, उसको हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन और पीवीसी ये आपको थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी ये थर्मोप्लास्टिक्स के उदाहरण हैं। ये आसानी से बेंड हो जाएंगे और गर्म करने पे आसानी से मेल्ट भी हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, सॉरी।
These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. थर्मोप्लास्टिक्स हम बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे खिलौने, कंघी और भी बहुत सारे रखने का जो बर्तन होता है उसको हम कंटेनर कहते हैं। तो इसके काम में हम इसको लाते हैं, इन सारे कामों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स को। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी softened by heating. These are called thermosetting plastics. अब यहाँ पे दूसरा प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे तरह का प्लास्टिक, इसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। ये जब कोई एक शेप ले लेता है, मतलब किसी एक शेप में हम इसको ढाल लेते हैं, तो फिर इसको गर्म करने के बाद इसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स में गर्म करने के बाद उसको डिफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन इसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। 2 एग्जाम्पल्स आर बैकेलाइट, मेलामाइन। ये 2 उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का, बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकेलाइट हीट और लाइट का पुअर कंडक्टर है, मतलब बैकेलाइट आसानी से गर्म भी नहीं होता है और इसमें से करंट भी पास नहीं होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। हम लोग बैकेलाइट को इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में लाते हैं, और बहुत सारे बर्तन हैं जो कि गर्म करने से गर्म हो जाते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए उनका हैंडल बनाने के काम में हम लोग बैकेलाइट को यूज़ में लाते हैं। अब उसके बाद है मेलामाइन। मेलामाइन इज़ ए वर्सेटाइल मटेरियल। वर्सेटाइल मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं जिसको हम विभिन्न कामों में इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत से तरीके से हमारे काम में आते हैं। इट रेजिस्ट्स फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। ये आग को रोक सकता है और गर्मी को दूसरे प्लास्टिक्स की तुलना में ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता होती है इसमें। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। अब ये क्या क्या बनाने के काम में आता है? तो फ्लोर टाइल्स बनाने के काम में आता है। दूसरा किचन वेयर। किचन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं। किचन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चम्मच हो गया, कटोरी, कटोरा, छिपली, थाली। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम लोग इससे बनाते हैं। और वैसे कपड़े हम लोग बनाते हैं जो आग को रोक सके, मतलब जिसमें आग ना लगे। जैसे कि पॉलिस्टर में अगर थोड़ा सा भी आग पकड़ लिया तो वो घातक हो सकता है, लेकिन ये आपको फायरमैन इसको लेकर के ये इस कपड़े को पहनते हैं। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics। तो ये दोनों तरह के प्लास्टिक्स का क्या यूज़ है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। जो चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, जो स्विच, ये देखिए स्विच हो गया, थाली हो गया, जो चीज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मिलकर बना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है थर्मो प्लास्टिक से बना हुआ जो आर्टिकल्स है उसका पिक्चर दिया हुआ है। Plastics as materials of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. अभी आज के समय अगर हमको खाने की चीज़ें जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, अचार हो गया, सूखा खाना हो गया, तो
अगर इनको अगर हमको रखना है तो हम प्लास्टिक के बर्तन को हम ज़्यादा कन्वीनियंट मानते हैं, उनको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग. अब इसके पीछे कारण क्या है कि ये हल्के होते हैं, इनका दाम कम होता है, ये मजबूत होते हैं और इनको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है. ईजी हैंडलिंग, भारी नहीं होता है. बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स टू. तो हल्का होने के चलते मेटल्स के तुलना में, धातु की तुलना में ये ज़्यादा हल्का होता है. तो मेटल्स की तुलना में हल्का होने के चलते प्लास्टिक्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? कार में यूज़ करते हैं, वायुयान में यूज़ करते हैं, स्पेस यान में यूज़ करते हैं. द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा. लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगा अगर हम लोग ये सारी चीज़ें भी काउंट करने लगे जो कि प्लास्टिक से बने हुए, जैसे कि चप्पल हो गया, फर्नीचर हो गया, डेकोरेशन की चीज़ें कुछ बनी होती हैं वो हो गया, अगर तो ख़त्म ही नहीं होगा लिस्ट. इसीलिए कहा गया है इसमें प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस. Now let us discuss the characteristic properties of plastics. अब इनके कुछ खास गुण के बारे में हम पढ़ लेते हैं. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. आप जैसा कि जानते हैं कि मेटल्स उसमें जंग लग जाता है अगर आप उसको मॉइस्चर में और हवा में छोड़ देते हैं. मतलब हवा में छोड़ देते हैं, हवा में नमी ही रहता है, तो उसमें छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें जंग लग जाता है. बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर. लेकिन पानी से और हवा से प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है. दे आर नॉट कोरोडेड ईजीली. कोरोडेड मतलब उसके अंदर घिसावट नहीं आता है, वो ख़राब नहीं होता है प्लास्टिक. मेटल आयरन जंग लग के वो कोरोड हो जाता है, मतलब वो ख़राब हो जाता है. वो जो लोहा है वो उसके अंदर वो मतलब घिस घिस करके वो ख़राब हो जाता है. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. इसीलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक्स को यूज़ करते हैं. बहुत सारे केमिकल्स को भी हम लोग स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. प्लास्टिक इज़, अब और आगे क्या है इसका गुण? प्लास्टिक तो नॉन रिएक्टिव है. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक हल्का होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट. आप अपने दादा से, दादा दादी से, आप अपने माता पिता से पूछिए कि उनके समय में वो किस चीज़ से बने हुए प्लास्टिक्स को किस चीज़ से बने हुए बाल्टी को यूज़ करते थे, किस तरह के बाल्टी को यूज़ करते थे. व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे. अब आज के समय में किस तरह के मटेरियल से बने हुए बकेट्स को या बाल्टी को या फिर मग्स को यूज़ करते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर. प्लास्टिक से बने हुए बर्तन को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? सिंस प्लास्टिक is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles.
क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी हल्का होता है, मजबूत, टिकाऊ होता है और इसको किसी भी शेप और साइज़ में ढाला जा सकता है, इसीलिए इसको बहुत सारे काम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक मेटल की तुलना में सस्ता होता है। प्लास्टिक को हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और हमारे घर में कुछ वस्तुएं होती है, घर में वो वस्तुओं को बनाने के लिए हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। जैसे मग हो गया, बाल्टी हो गया, प्लास्टिक का पेन होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आप लिस्ट बनाइए प्लास्टिक से बने हुए जो कंटेनर्स हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो प्लास्टिक से बने हुए जो कंटेनर्स हैं, उनका आप लिस्ट बनाइए जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। Plastics are poor conductors. You have learnt above that plastics are poor conductors of heat and electricity. आप जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये आसानी से गर्म भी नहीं होता है और इससे करंट पास नहीं होता है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। यही कारण है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, जो बिजली के तार होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है। जो स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। जैसा कि बताया गया है कि जो फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। डिड यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री? Some examples of their use are packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctors' gloves and number of medical instruments. अब ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ है। जैसे हॉस्पिटल्स में, तो आप हॉस्पिटल हो गया, दवा का कारखाना हो गया, तो ये सब मिला करके आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टैबलेट्स को, दवा को पैक करने के लिए, दवा के टैबलेट्स को पैक करने के लिए प्लास्टिक्स को यूज़ किया जाता है। जो स्टिचिंग के लिए धागा, मतलब घाव को सिलने के लिए जो जिस धागा को यूज़ किया जाता है वो प्लास्टिक का धागा होता है। सिरिंज जिससे कि सुई देते हैं हम लोग, सिरिंजेस, वो प्लास्टिक का बना होता है। उसके बाद जो डॉक्टर्स ग्लोव्स पहनते हैं वो भी प्लास्टिक का बना होता है और बहुत सारे मेडिकल उपकरण होते हैं जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं। इसीलिए कहा गया है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी इस्तेमाल है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। अब खास प्रकार के जो प्लास्टिक का बर्तन होता है वो माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर में यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। माइक्रोवेव ओवन्स में गर्मी से, हीट से खाना पक जाता है और प्लास्टिक का जो बर्तन होता है उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। टेफ्लन इज़ ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। कुकवेयर्स मतलब बर्तन के ऊपर टेफ्लन का कोटिंग किया जाता है ताकि उसको नॉन स्टिक बनाया जाए, क्योंकि टेफ्लन का कोटिंग कर देने से उसके ऊपर तेल या पानी नहीं चिपकता है। अब उसके बाद है फायर प्रूफ प्लास्टिक्स।
Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistance. अब सिंथेटिक फाइबर जैसा कि आप जानते हैं कि वो आसानी से वो आग पकड़ लेता है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जान करके आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो आग बुझाने वाले जो लोग हैं वो जो कपड़े पहनते हैं उनके ऊपर मेलामाइन का कोटिंग होता है, वो मेलामाइन प्लास्टिक का कोटिंग होता है, और उससे क्या होता है कि कपड़े में आग नहीं पकड़ता है, आग का जो फ्लेम होता है वो नहीं पकड़ता है। प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक और प्लास्टिक का वातावरण के ऊपर क्या उसका असर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic और packed in polythene bags। हम जब मार्केट में जाते हैं तो अक्सर हम पाते हैं कि जो चीज़ें हैं वो प्लास्टिक में लपेटा हुआ है, प्लास्टिक से बंधा हुआ है, या फिर पॉलीथीन बैग्स में वो पैक किया हुआ है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। अब क्या है कि लगभग ज़्यादातर सामान जो है प्लास्टिक्स में पैकिंग रहता है। प्लास्टिक पैकिंग होने के चलते वो क्या होता है कि हम लोग उसको घर में लेते हैं और वो हमारे घर में इकट्ठा होते चले जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज। लास्ट में अब बिना काम का हो गया है तो प्लास्टिक तो कचरा बन जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम। वाई? अब प्लास्टिक को डिस्पोज करना ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। डिस्पोज करना कहने का मतलब है प्लास्टिक से फ्री होना, घर से प्लास्टिक का कचरा हटाना, ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. A material which do not easily decomposed by natural processes is called non-biodegradable. देखिए जिन चीज़ों के ऊपर नेचुरल प्रोसेसेस मतलब कि जिन चीज़ों को बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं, उनको खा के सड़ा देते हैं, उन चीज़ों को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। लेकिन जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन काम नहीं करता है, जिनके ऊपर कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया काम नहीं करती है, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मतलब कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ सड़ जाता है, वो एकदम पूरा ब्रेक डाउन हो करके एकदम दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो सकता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जस का तस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो सड़ता नहीं है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ वेस्ट दिया हुआ है, उसका लिस्ट बनाया हुआ है। बगल वाले में अप्रोक्सीमेट टाइम टू डीजेनरेट। अब उसको डीजेनरेट, उसको ब्रेक डाउन होने में कितना समय लगता है, उसको सड़ने में कितना समय लगता है, आसान भाषा में आप समझ लीजिए। और उससे आप फाइंड आउट कीजिए कि ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पे आप देखने वाला चीज़ है कि लगभग साल भर तक जो चीज़ सड़ जाता है वो बायोडिग्रेडेबल में है। लेकिन यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल्स, केन्स, मेटल से बने हुए केन्स, इसमें ये लगभग 100 से 500 साल लगता है ये डीजेनरेट होने में। प्लास्टिक बैग्स ये उससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए ये दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन काम नहीं करता है। Since plastic takes
several years to decompose, it is not environment friendly। इसको डिकम्पोज होने में काफ़ी साल लगता है, इसीलिए ये वातावरण के लिए ये सही नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, प्लास्टिक से प्रदूषण होता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेसेस in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily। और इसको जलाने का भी प्रक्रिया काफ़ी धीमा होता है, क्योंकि जो सिंथेटिक मटेरियल होता है वो काफ़ी स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे जलता है और ये पूरा जलता भी नहीं है। In the process it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution। How can this problem be solved? जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये मैन मेड मटेरियल्स होते हैं, मैन मेड फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स आप कहेंगे, तो ये केमिकल से बने होते हैं। तो अब ये जलता है तो अलग अलग तरह का गैस ये छोड़ता है और गैस अलग प्रकार का स्मेल के साथ ये गैस छोड़ता है, उसी को फ्यूम कहते हैं। तो इस प्रोसेस में काफ़ी जहरीला फ्यूम निकलता है एटमॉस्फेयर में जब उसको जलाते हैं। तो एक तो जलता धीरे धीरे है और जलता भी है तो उसमें से काफ़ी जहरीला गैस वो छोड़ता है धुएं के साथ में। तो इसी को हम जहरीला गैस जो धुआं के साथ छोड़ता है जलाने की प्रक्रिया में, उसी को हम फ्यूम्स कहते हैं। और इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, हवा प्रदूषित हो जाता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप where animals, especially cows, are eating garbage? In the process of eating the food waste they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. Can you imagine the consequences? The plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomachs and can be the cause of their death. आप जहाँ पे कूड़ा करकट का, कचरा का ढेर रहता है, वहाँ पे आप जाके देखिएगा कि गाय और दूसरे जानवर वहाँ कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब खाने की प्रक्रिया में जब वो पॉलीथीन बैग को निगल जाते हैं, उसमें खाना निकालने के चक्कर में वो पॉलीथीन बैग को निकल जाते हैं और पॉलीथीन बैग को निकल जाते हैं तो उसके काफ़ी दुष्परिणाम होता है उसका। वो उनके लिए वो जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जा कर के प्लास्टिक जाम कर देता है, उसको चोक कर देता है या फिर उसके पेट में लाइनिंग बना देता है और इससे उनका मौत भी हो सकता है। The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too। अब इधर उधर हम केयरलेसली पॉलीबैग्स फेंक देते हैं, जैसे कि कुछ खाए, बिस्किट खाए तो उसका जो पैकेट है वो फेंक दिए। तो इससे क्या होता है कि वो छोटा छोटा पॉलीबैग्स ड्रेन्स में चला जाता है और उसको जाकर के जाम कर देता है। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस। कभी कभी हम काफ़ी लापरवाह होते हैं और उस लापरवाही में जैसे चिप्स हो गया, चिप्स का छिलका हो गया, चिप्स का रैपर हो गया, बिस्किट का रैपर हो गया और दूसरे भी खाने वाली चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से पैकिंग हुआ है जिसका, उसको हम इधर उधर रोड पे या फिर पार्क में, जहाँ पिकनिक प्लेसेस में हम उसको फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो? क्या हमें एक बार ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एज ए responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? अब एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप कौन कौन से उपाय सुझाव करते हैं, आप सुझाव देते हैं जिनसे कि पब्लिक प्लेसेस साफ रहे और प्लास्टिक से फ्री रहे?
अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके आप प्लास्टिक्स के इस्तेमाल को आप कम कीजिए, प्लास्टिक को कम यूज़ कीजिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप कॉटन या फिर जूट का बैग ले लीजिए, वहाँ से आप प्लास्टिक मत लीजिए। अगर वो दुकानदार कुछ प्लास्टिक में देता है तो आप उसे कहिए कि मेरे पास है बैग, आप मेरे जूट के बैग में दे दो। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो सड़ने वाला जो कचरा है और जो नहीं सड़ने वाला कचरा है, जिस पे जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो इनको घर में अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और बाहर भी इनको अलग अलग फेंकना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, आप घर में इसका प्रैक्टिस कीजिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials? क्या आप कुछ दूसरे उपाय सुझा सकते हैं जो कि प्लास्टिक मटेरियल्स के यूज़ को कम कर सके, जिन सुझाव, कुछ ऐसा वो सुझाव दीजिए जिससे कि हम प्लास्टिक मटेरियल के इस्तेमाल को कम कर सकें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। अच्छा होगा कि हम प्लास्टिक का जो कचरा है उसको हम रिसाइकिल करें, उसको हम फिर से नया बना लें। थर्मोप्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जा सकता है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, आप उन आइटम्स का, उन चीज़ों का लिस्ट बनाइए जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, जब रिसाइकलिंग के प्रक्रिया में सर्टेन कलरिंग एजेंट्स मतलब कि उनमें कुछ ऐसा चीज़ मिलाया जाता है जिससे कि उनका कलर चेंज हो जाता है या फिर उनमें कुछ नया कलर ऐड कर देता है। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब हम क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि खाना स्टोर करने के लिए मेटल की तुलना में प्लास्टिक का बर्तन अच्छा रहता है। तो अगर हम और दूसरी चीज़ों में अगर हम प्लास्टिक का यूज़ अगर हम कम कर देंगे तो उसका यूज़ हमारा खाने की चीज़ों को स्टोर करने तक ही सीमित रह जाएगा। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप इन 4R प्रिंसिपल को ध्यान में रखिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। रिड्यूस मतलब कम से कम इस्तेमाल कीजिए, कम से कम यूज़ कीजिए। रीयूज़, अगर यूज़ कर रहे हैं तो एक ही पॉलीथीन को, एक ही प्लास्टिक को आप उसको फिर से दूसरे काम में यूज़ कीजिए। रिसाइकिल, उसको फिर से नया बनाने का बनाइए। एंड रिकवर, अभी जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ों को, अभी जैसे कि ये सब चीज़ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल हो गया, तो बचा हुआ प्लास्टिक को आप ऐसे जगह पे दे दीजिए कि जहाँ पे वो दूसरी चीज़ों को बनाने के काम में वो इस्तेमाल आए, इस काम में आए। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे गुण को अपने अंदर डेवलप कीजिए जो कि वातावरण के लिए अच्छा हो। Fiber wise, do you know plastic bags in the water bodies or on the road? Sorry, do not throw plastic bags in the water bodies or on the road. सड़क पे प्लास्टिक का बैग मत फेंकिए। सड़क में या फिर पानी वाले जगह पे आप प्लास्टिक के बैग को मत फेंकिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, आप कॉटन का या फिर जूट का बैग ले लीजिए जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, एग्जाम्पल यूज़ ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन। अब लंच बॉक्स जो है आप स्टील का यूज़ कीजिए प्लास्टिक की जगह पे। तो चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, आप अपना कुछ फीडबैक लिखिए, और अगर आपका कुछ डिमांड है तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए। कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।